हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम कर रहे हैं, और बिनसर ईयर बुक हो चाहे फिर परीक्षावाड़ी है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन करके मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि ला रहा हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले क्लास में गैरसैंण के बारे में बात की थी, तो गैरसैंण को हमने देखा था आपके बिनसर वाली बुक से और परीक्षावाड़ी वाली बुक से, दोनों का कंबाइंड करके मैंने उस टॉपिक को समझाने की आपको कोशिश की है। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरीके के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूकेपीएससी एक क्वेश्चन संस्थापना से पूछ लिया जाता है, यहाँ के जो संस्थान है वहाँ से पूछ लेता है, और ये संस्थान उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन सा संस्थान पूछेगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जिनकी जैसे कि कोई 100 वर्ष पूरे कर चुका है, 150 वर्ष पूरे कर चुका है, या 200 वर्ष पूरे कर चुका है और सबसे पुराना है, इस टाइप के संस्थानों को ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। आज की वीडियो में हम इन्हीं संस्थानों की बात करेंगे जो कि अपनी संस्थापना के 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, यानी कि ये 100 वर्ष से ज़्यादा इनको हो चुका होगा उत्तराखंड में, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं 45 दिन का कोर्स भी लेके आया हूँ, जिनमें मैंने 19 से 20 क्लास हैं जो कि आपको अभी तक दे दी हैं। जीएस आप लोग किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं अपनी, वहाँ पर आपको सारी क्लास दी जा रही है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूँ, कंप्लीट आपको हो गया है, और भारत का भूगोल वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद विविध वाला टॉपिक है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वो भी आप देखने की कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक से बारीकी से मैंने रीजनिंग को समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास हो गया या फिर करंट अफेयर, दोनों ही क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके ज़रूर देखना। लास्ट टाइम पे किस प्रकार से हम अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको एक रणनीति बनाई है, उसको भी आप देखने की कोशिश करें, तो वहाँ से भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट की होती हैं, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। आप लोग उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये मेरे को बता सकते हैं कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस ज़िले के निवासी हैं। ठीक है, आप लोग अपना परिचय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, और पहला संस्थान है जो कि यहाँ का देखते हैं, और वो है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। तो पहला ही संस्थान है जो कि हम देखेंगे अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है, उसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। देखो दोस्तों, यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। जितना आज तक एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है, जितनी बार भी, उनको मैं ज़्यादा डिटेल में कराने की कोशिश करूँगा। तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की अगर स्थापना की बात करता है तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, 1767 में। और ये कहाँ पर की गई थी? ये इसकी स्थापना की गई थी बंगाल में। दोस्तों, इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का मतलब ही है कि ये सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा। किस चीज़ के सर्वे करेगा? मानचित्र के, मानचित्र बनाने का काम करेगा, भू सर्वेक्षण करने का काम करेगा। आज हम वर्तमान में देखते हैं हमारे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट से हम पूरा सर्वेक्षण कर सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, लेकिन उस समय तो सैटेलाइट वाली चीज़ें थी नहीं। जब ये 1767 की बात हम कर रहे हैं तो उस समय इंसान पैदल चल के या फिर कहीं भी किसी तरीके से जाकर अपना मानचित्र को तैयार करता था। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पंडित नैन सिंह, जो कि उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मानचित्रकार माने जाते हैं। इनका संबंध भी इसी संस्थान से है, पंडित नैन सिंह का। अगर हम बात करें भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की, इसको देहरादून में स्थापित कब किया गया? 1942 में इसका जो कार्यालय है वो देहरादून में स्थापित कर दिया गया, देहरादून में स्थापित।
अगर आपसे इसका कार्य पूछ लिया जाएगा तो इसका कार्य है भू सर्वेक्षण, दूसरा है मानचित्र। ये आप इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार इस टाइप से प्रश्न बन जाता है कि मानचित्र का जो निर्माण है वो कौन करता है, किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है यहाँ पर से आपको ध्यान में रखनी है अभी तक। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 1852 की बात है। 1852 की बात है। यहाँ के एक महासर्वेक्षक थे, महासर्वेक्षक, इनका नाम था एवरेस्ट। एवरेस्ट। और इन्होंने क्या किया, हिमालय की सर्वोच्च चोटी का सर्वे किया और उसकी जो हाइट है वो आंकी। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्वोच्च चोटी का सर्वेक्षण किया और उसका नाम क्या दिया इन्होंने, XV, यानी कि 15 नाम दिया। XV करके इस चोटी का नाम दिया, जिसको हम एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और इन्होंने इसकी जो हाइट नापी वो कितनी नापी थी, इसकी हाइट भी आप लिख लो, 29,002 फीट। इसकी जो हाइट है इन्होंने 29,002 फीट इसकी आंकी थी। अब आपसे भारतीय सर्वेक्षण संस्थान से एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत का पहला डाक टिकट किसने जारी किया था। तो भारत का प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ने जारी किया था और ये जारी किया था 1854 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आपको भारतीय सर्वेक्षण संस्थान से ध्यान में रखनी है। यहां पर से एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप इनको कर देना। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे संस्थान में। अब देखते हैं दूसरा है सेंट पॉल्स चर्च। सेंट पॉल चर्च के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है और इसकी स्थापना पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये भी अपने शताब्दी वर्ष पूरे कर चुका है। और ये कहाँ पर है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो मसूरी इसका राइट आंसर होगा। सेंट पॉल चर्च जो कि मसूरी का तीसरा सबसे प्रसिद्ध चर्च है। ठीक है, यहाँ से इतना ही प्रश्न बन सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर से नहीं बनेगा। ये दूसरा था। अब हम तीसरे पर चलते हैं और इसका नाम है लंडौर लैंग्वेज स्कूल। लंडौर लैंग्वेज स्कूल आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। और जो विभिन्न देश हैं जैसे कि इटली, कनाडा हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो भारत पर आके विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी भाषा सीखते हैं। तो वो जो बेस्ट स्कूल है वही है लैंडौर लैंग्वेज स्कूल, जो कि हमको उत्तराखंड के मसूरी में देखने को मिलता है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मसूरी में, उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतना ही प्रश्न है जो कि बन सकता है। अब आपको एक महत्वपूर्ण और स्कूल को ध्यान में रखना है जो है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल आपको ध्यान में रखना है और इसकी स्थापना 1888 में, कहाँ पर, देहरादून मसूरी मार्ग पर। ये आपको ध्यान में रखना, बस हो गया यहाँ पर से। इसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण जो कि आपका संस्थान है जिसको हम बोलते हैं IVRI। IVRI इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, देखो, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान
संस्थान। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। और ये कहाँ पर स्थित है? और ये है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर कहाँ पर पड़ता है? ये नैनीताल जिले में। ये नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित है। और इसको भारत के पशु चिकित्सा का क्या कहा जाता है? मक्का कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। भारत के पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। ये आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। इसकी स्थापना भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ का एक व्यक्ति हैं डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड। डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड एक वैज्ञानिक हैं, पशु वैज्ञानिक। इन्होंने क्या की? यहाँ पर इसकी स्थापना की। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछ लिया जा सकता है लिंगार्ड से? इन्होंने एक घोड़ा और गाय, इन्होंने क्या किया? घोड़ा एंड गाय, इनकी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सर्रा रोग। इनमें सर्रा रोग का एक टीका इन्होंने विकसित किया जो कि घोड़ा और गाय के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, इनकी ये एक उपलब्धि है। इसके अलावा यहाँ पर से क्या प्रश्न पूछ लिए जाते हैं? एक प्रश्न यहाँ पर से ये पूछ लिया जाता है कि रिंडरपेस्ट विषाणु का टीका। रिंडरपेस्ट विषाणु का टीका भी IVRI मुक्तेश्वर के ही वैज्ञानिकों ने इसको रिसर्च किया था। और ये जो रिंडरपेस्ट है ये खरगोश और बकरी की बीमारी है। ये क्या है? खरगोश व बकरी में जो बीमारी होती है उनके लिए ये जो टीका है वो विकसित किया था। और ये किसने किया था? एडवर्ड्स ने किया था। एडवर्ड्स ने किया था 1924 में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। एक उपलब्धि और है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, और वो क्या है? एच कपूर एक व्यक्ति हैं, एच कपूर एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक टीके की खोज की जिसको हम बोलते हैं रानीखेत नामक रोग। रानीखेत नामक रोग जो कि मुर्गियों में होता है, इसके लिए इन्होंने एक टीके की खोज की। किसने? एच कपूर ने रानीखेत नामक रोग टीके की खोज इन्होंने की जो कि मुर्गियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना ध्यान में रखें, यहाँ पर से एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा इंस्टीट्यूट जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद हम चल रहे हैं राजभवन में, और राजभवन है नैनीताल जिले में। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। राजभवन या फिर सचिवालय भवन। पहली बात तो ये कहाँ पर है? तो मल्लीताल नैनीताल में है। ये मल्लीताल नैनीताल में है। स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी अगर हम बात करें तो 1887 में, 1897 में इसका निर्माण यहाँ पर शुरू हो चुका था।
और 1900 में, सन 1900 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। तो 1900 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है आपको, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, निर्माण का श्रेय, निर्माण का श्रेय किसको जाता है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये है एंटोनी मैकडोवेल। एंटोनी मैकडोवेल है जिनको इसके निर्माण का श्रेय जाता है। और ये जो राजभवन है इसकी जो डिजाइन है, इसका जो राजभवन का डिजाइन बनाया है वो किसके तर्ज पे बनाया गया है, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर डिजाइन इसका बनाया गया है। इसका डिजाइन किस प्रकार का है, इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर इसका डिजाइन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर किस संस्थान का डिजाइन तैयार किया गया है, तो वो है सचिवालय भवन या फिर राजभवन। यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इसको यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से बनाया गया, तो ये है 1962 से। 1962 में इसको यूपी की, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार आज गैरसैंण है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसी प्रकार जो राजभवन है और नैनीताल में उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश की जाना जाता था। वर्तमान में अगर हम बात करें 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन हो जाता है, तो उसके बाद जब हमारा उत्तराखंड का गठन हो जाता है तो इस समय इसमें जो हाई कोर्ट है वो स्थित है। अब इसमें क्या स्थित है, हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट आप देखते हैं मल्लीताल में, वो क्या है, एक राजभवन है जिसको प्राचीन समय में देखा जा सकता था। प्राचीन नहीं कहेंगे हम, मध्यकाल कहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संस्थान में चलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और वो कौन सा है उसको देखते हैं अब। तो एक है वुडस्टॉक स्कूल। वुडस्टॉक स्कूल है और ये कहाँ पर है, ये दून में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1901 में की गई थी। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अल्मोड़ा मुख्य डाकघर। अल्मोड़ा मुख्य डाकघर, अल्मोड़ा में ही इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। ठीक है दोस्तों, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोगी जल विद्युत केंद्र। ग्लोगी जल विद्युत केंद्र, दोस्तों ये भारत का जो है ये दूसरा जल विद्युत केंद्र है। ये क्या है, भारत का सेकंड विद्युत केंद्र है। इससे पहले यहाँ पर भारत में क्या हुआ करता था, लालटेन की मदद से हम रात में रोशनी देखते थे। आज जो हम बिल्कुल चकाचौंध देखते हैं बिजली से, तो वो उसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजली है वो पानी से उत्पन्न होती है और पानी में हम यहाँ पर विद्युत केंद्र बनाते हैं, बांध बना के उसका निर्माण करते हैं। तो जो पहला विद्युत केंद्र है वो मैसूर में था। भारत का पहला विद्युत केंद्र कहाँ पर था, अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो ये था
मैसूर में, जो कि दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है भाई? ये दक्षिण भारत में है। लेकिन ये ग्लोगी जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? यह है उत्तर भारत में। तो इसको हम उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र भी कह सकते हैं, जल विद्युत केंद्र भी कह सकते हैं। अब इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो 1907 में कहाँ पर? ये है मसूरी में। मसूरी के पास ही क्यारकुली एवं भट्टा जलाशय, ये दो जलाशयों का आपने नाम याद करना है। मसूरी के पास में क्यारकुली और भट्टा जलाशय है। यहाँ पर इसका निर्माण किया गया और कहाँ पर? मसूरी में। लेकिन अगर हम बात करें इसने कार्य प्रारंभ कब से किया, मतलब इसने विद्युत का उत्पादन कब से प्राप्त किया यहाँ पर से, तो 1909 से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ, विद्युत उत्पादन यहाँ पर से प्रारंभ किया गया और ये है मई 1909 से। इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसकी अगर आपसे क्षमता पूछ लिया जाएगा, क्षमता तो 3.5 मेगावाट की इसकी क्षमता है, मेगावाट। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतनी बात है जो कि ग्लोगी जल विद्युत केंद्र उत्तर भारत का दूसरा विद्युत केंद्र है, जो कि यहाँ पर से ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आज का लास्ट, जिसको हम बोलते हैं वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान केंद्र पर हम चलते हैं, FRI। और ये FRI वही FRI है जहाँ पर एक मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी आई थिंक, आलिया भट्ट और वरुण धवन की, जिसमें जो मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वहाँ पर एक सीन है जो कि यहाँ पर फरमाया गया है, तो आप लोगों को याद आ गया होगा। तो हम बात करेंगे अब वन अनुसंधान संस्थान की। वन अनुसंधान संस्थान, अब इसकी स्थापना देखो, आपसे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पूछ ले जाते हैं। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका इतिहास आपसे पूछ लिया जाता है वन अनुसंधान संस्थान का। तो देखो दोस्तों, 1864 की बात है, 1864 की बात है। यहाँ पर क्या किया गया? भारत का पहला वन विभाग बनाया गया, भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। भारतीय वन विभाग की स्थापना, ठीक है। वन विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई 1864 में। और इसके जो पहले महानिदेशक थे, इसके पहले महानिदेशक तो उनका नाम है डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस इनका नाम है। इन्होंने एक सुझाव दिया, किन्होंने? ब्रैंडिस ने एक सुझाव दिया कि यहाँ पर एक वन महाविद्यालय की स्थापना की जाए। तो 1878 में इनके बाद प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1878 में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई डिट्रिच ब्रैंडिस के सहयोग से, इनकी सलाह पर। लेकिन 1884 की अगर हम बात करें, 1884 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और क्या रख दिया जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया जाता है। इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट
स्कूल रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। किसका? जो कि भारत का पहला वन महाविद्यालय है उसका। 1884 के बाद 1906 आता है, जब 1906 तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल में एक शब्द जोड़ दिया जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तभी से इसका जो नाम है तभी जो है इसकी स्थापना मानी जाती है 1906 में, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य से इसका 1906 में ही आया, इसलिए इसकी स्थापना के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जो ये इंपीरियल है ये कब हटा इसका नाम से? तो 1923 में वन अनुसंधान संस्थान के रूप में ये जाने लगा। कब जाने लगा ये वर्तमान जो इसका नाम है? तो ये है 1923 में। अब यहाँ पर से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी जो उद्घाटन है वो किसने किया? इसका उद्घाटन 1929 में किया गया। और ये उद्घाटन किसने किया? यहाँ के एक वायसराय थे, वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। इन्होंने क्या क्या उद्घाटन किया? बहुत बार क्वेश्चन पर पूछ लिया जाता है, FRI का उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया। इसके बाद आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है, वो क्या है? 1991 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, 1991 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया। इस प्रकार है जो कि 10 संस्थान हमने देखे आज, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इनको कर ले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।